यूपी में जो ब्राह्मण समुदाय है वो योगी आदित्यनाथ जी से या कहीं बीजेपी की मौजूदा जो सरकार है उससे नाराज चल रहा है। अखिलेश 2027 के लिए जिस रणनीति पे चल रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि जो बीजेपी के साथ जो पुअर ब्राह्मण जुटा हुआ, जो बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक है, उसको अगर आधा भी खिसका लिया जाए तो समीकरण को बहुत हद तक बदला जा सकता है। जैन जी किसकी ओर ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अखिलेश की ओर, समाजवादी पार्टी की ओर, या फिर एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जहां पर हिंदुत्व की बात जहां पर की जाती है? अगर जैन जी को आप देखिए तो जैन जी किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो मैं कहूंगा कि जैन जी स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आज की राजनीति एक्शन की राजनीति है। जो युवा है या वोटर है वो चाहता है कि हमको डिलीवर करके दीजिए। क्या डिलीवर करके देंगे? तो विपक्ष में जो आदमी बैठा है उसको सत्ता पक्ष में बैठे आदमी से 200 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करना है। जैन जी का मुद्दा है रोजगार का। आज की तारीख में सबसे बड़ा जैन जी का मुद्दा है बिल्कुल ही कि किस तरह से एक जो जिस तरह की वो सोशल मीडिया पर नहीं कहेंगे रील में जैसी लाइफ देखता है वैसी लाइफ का जैन जी का मुद्दा आज की तारीख में अगर देखा जाए, डिग्री लेकर के खाली हाथ घूम रहा है बाजार में, उसकी समझ में नहीं आ रहा है 13,000 की नौकरी करूं कि 15,000 की मुझे मिलेगी या अभी नहीं मिलेगी। तो जैन जी अपना भविष्य जो है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जंतर मंतर पर जो दिखा उसका साइड इफेक्ट यूपी चुनाव में बड़े पैमाने पर दिखना तय है। नमस्ते, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कई रंगों में दिखाई दे रहे हैं। उनके नए नए रंग नजर आ रहे हैं। वो कभी सुदामा की बात करते हैं तो कभी श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण भी देते हैं। श्री कृष्ण की दोस्ती सुदामा से थी, सुदामा एक ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को ही इस वक्त अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल ब्राह्मणों के वोट से यूपी में अखिलेश सत्ता हासिल कर पाएंगे? शायद अखिलेश भी समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तभी वो उस पर जेनजी यानी इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको अपनी ओर करके तड़का लगा रहे हैं। कहते हैं जैसे दाल में तड़का लगाया जाता है, वैसे वो अपनी राजनीति में और अपने वोट बैंक में जेनजीओ को, इस देश के नए युवा जो हैं 20-22 साल के जो हैं, उन्हें उनका नाम लाकर उनकी बात करके अपनी ओर करना चाहते हैं। अब अखिलेश कितने कामयाब होंगे ब्राह्मण वोट को अपनी ओर करने में, और साथ में जेनजी युवा जो हैं, जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, वो कितने अखिलेश की ओर जाएंगे, अखिलेश को कितना वो अपना समर्थन देंगे, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। धन्यवाद। अखिलेश यादव नए रूप में हैं बिल्कुल। आज तो उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल दिया और साथ में ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अब कुछ नया वो करने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो पिछले दिनों उन्होंने अपने आप को काफी बदला है, वो जंतर मंतर में भी अब उनके सांसद नजर आए, डिंपल यादव भी नजर आई, छात्रों के प्रदर्शन के बीच भी थी, अब ब्राह्मण सम्मेलन भी अखिलेश यादव ने किया उत्तर प्रदेश में, कितने कामयाब हो पाएंगे अपने मिशन में? देखिए नरेश, हर राजनेता चुनाव जीतने के लिए अपनी तरह से कोशिश करता है। अखिलेश यादव पिछले 10 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है। उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। वो एक एक वोट का हिसाब लगा रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इस कड़ी में जो उन्होंने पीडीए की जो परिभाषा जो गढ़ी है, जिसमें पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, ये जो है वो समय समय के साथ बदलता रहता है। आपने देखा कि कभी वो अल्पसंख्यक कहते हैं, ये मतलब कभी वो अगड़ा कहते हैं, कभी आधी आबादी कहते हैं। तो आज जो सबसे जो रोचक चीज रही, उन्होंने कहा कि पीडी तो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अब पीडी क्यों चाहिए, यानी पंडित क्यों चाहिए समाजवादी पार्टी को आज की तारीख में, और उसकी जरूरत क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल पिछले कुछ महीने से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूपी में जो ब्राह्मण समुदाय है वो योगी आदित्यनाथ जी से या कहीं बीजेपी की मौजूदा जो सरकार है उससे नाराज चल रहा है, और इस नाराजगी के लिए अलग अलग जो वजहें बताई जा रही है। संभवतः उसमें अखिलेश यादव अपने लिए एक संभावना देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं या कहें योगी राज में नाराज हैं, उनके लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे, खिड़की दरवाजे खुले हैं। एक दूसरी,
आज वो ये बात जो पीडी का शॉर्ट फॉर्म जो समझा रहे थे, वो कौन सा मौका था? ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती। जी। ज्ञानेश्वर मिश्रा को वो छोटे लोहिया के रूप में जाना जाता है, जो समाजवादी रहे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने समाजवादी विचार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। अखिलेश यादव के गुरु भी माने जाते हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा। तो आप वो ब्राह्मण समुदाय को अपने पाले में खींचने की कोशिश करते हुए, उनकी ऐसी कोशिश है कि अगर देखा जाए तो यूपी में करीब 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका में है, असरदार स्थिति में। उसमें भी अगर आप देखें, जो 10 से 12% यूपी में है, पूरे 80 से 90% वोट आज की तारीख में 80 से 90% के बीच में वोट ब्राह्मण समुदाय का बीजेपी के खाते में जाता रहा है। तो हाल में जो नाराजगी की खबरें आई, जो चीजें आई, उनके बीच से अखिलेश यादव ने आज अपनी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का, बड़े ब्राह्मण नेताओं का, सांसदों का जिक्र करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि आइए, ये भी आप ही की पार्टी है। यहाँ ये उन्होंने सनातन पांडे का जिक्र किया, माता प्रसाद जी का जिक्र किया, और भी कई नाम लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अखिलेश, मुझे जो लग रहा है, जो मेरी समझ में जो आ रहा है, कि अखिलेश 2027 के लिए जिस रणनीति पे चल रहे हैं, उसमें वो चाहते हैं कि जो बीजेपी के साथ जो कोर ब्राह्मण जुटा हुआ, जो बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक है, उसको अगर आधा भी खिसका लिया जाए तो समीकरण को बहुत हद तक बदला जा सकता है। आधा मतलब 10 से 12%। मान लीजिए कि 12% ब्राह्मण है, 80 से 90% बीजेपी को जा रहा है। अगर उसमें से 5% वोट वो अपनी तरफ बीजेपी के पाले से खींचने में कामयाब हो जाते हैं, तो पूरा जो कहते हैं विधानसभा का गणित इधर उधर हो सकता है। तो हमको लगता है कि इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर याद होगा कि ब्राह्मण, ये भी माना जाता है कि यूपी में ब्राह्मण जिसके साथ रहता है उसी की सरकार बनाता है। आजादी के बाद से 90 के दशक तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ माने जाते थे। उसके बाद से अगर देखा जाए तो कुछ समय डोल ड्रम वाली स्थिति रही। 2007 में ब्राह्मण मायावती के साथ जुड़े। सतीश चंद्र मिश्रा उसका एक बड़ा योगदान माना जाता है। बीएसपी की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तब भी माना जाता था ब्राह्मण इनके साथ हैं। 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी प्रचंड बहुमत से यूपी में, तब भी माना गया कि ब्राह्मण वोटरों का साथ रहा है। तो ब्राह्मण, ये ऐसा यूपी में एक माना जाता है कि ब्राह्मण जिसके साथ रहते हैं उसी की सरकार बनती है। और आज भी अगर आप समीकरण देखेंगे तो भले ही ये 10% आबादी हो, 10-12%, लेकिन यूपी विधानसभा में हर 8वां विधायक आपको ब्राह्मण समुदाय से मिल जाएगा। बिल्कुल सर। पिछले 1 या 2 महीनों से भारत में जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो है जेनजी, जो भारत के युवा हैं। और अब जेनजी जो हैं वो 18 से 25 साल के जो युवा होंगे, क्योंकि जो 2000 के बाद पैदा हुए उन्हें जेनजी कहा जा रहा है। तो 18 से 25 यानी करीब 7 सालों में जिन युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुआ होगा, उन युवाओं को अखिलेश यादव अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे अगर वोटिंग समर्थक जो हमारे देश में किसी पार्टी के होते हैं, आम वोटर, उनका अगर हम रेशियो देखें तो कोई परिवार को देखकर किसी पार्टी का समर्थक बन जाता है। तो अधिकांश कम ही ऐसे वोटर होते हैं जो इंडिपेंडेंट अपने इच्छा के अनुसार या फिर अपनी सोच के हिसाब से वो किसी पार्टी के समर्थक बनते हैं। अधिकांश तो अपने परिवार के हिसाब से, किसी के पिताजी अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो पूरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बन जाता है। किसी का कांग्रेस का है तो पूरा परिवार ही कांग्रेस का समर्थक बन जाता है। ऐसे में जो पिछले 7 सालों में जिनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुआ होगा, जो युवा, वो अखिलेश यादव उन्हें अपनी ओर कितने कर पाएंगे? क्योंकि जंतर मंतर में तो पूरी ताकत झोंकी थी अखिलेश यादव ने। नरेश, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि जेनजी किधर जाएगा या जेनजी क्या है। दरअसल जो राजनीतिक विश्लेषण ज़्यादातर जो लोग करते हैं और राजनीतिक पार्टियों के जो ज़्यादातर रणनीतिकार हैं, उनमें एक कमी कह लीजिए या उस पहलू को नज़रअंदाज करना कह लीजिए, जिसकी ओर ध्यान नहीं जाता। क्या है कि पूरी राजनीति बदल गई है। सिर्फ चुनाव लड़ने का तौर तरीका ही नहीं बदला है, वोटिंग पैटर्न भी बदला है।
और जब आप कहते हैं ना कि हवा को नहीं जी। समझते, स्थिति को नहीं समझते, तो आपका आकलन सही नहीं होता। आज की तारीख में जो जेन जी है वो 30% है यूपी में भी। 10 में से तीसरा वोटर जो है वो जेन जी है और बहुत मुखर होके वोट देता है। आप देखिए कि आज़ादी के बाद से, मैं इसलिए जिक्र करता हूं बड़े संक्षेप में, आज़ादी के बाद से 90 तक अगर यूपी की पॉलिटिक्स को आप देखिए तो कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। उसके बाद वहां पर यह माना गया कि जो सवर्ण जातियां, उसके बाद ओबीसी, फिर दलित, और ओबीसी नहीं, दलित और मुस्लिम का साथ मिला और इस कॉम्बिनेशन के साथ कांग्रेस ने रूल किया। उसके बाद से यूपी की पॉलिटिक्स में 1990 के दशक में जातीय खांचों में बंटनी शुरू हुई। ढाई जात की पॉलिटिक्स, यानी मायावती जी जब आई तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन प्लस किसी और जाति का सपोर्ट लेके सरकार बनाया। मुलायम सिंह आए तो वो भी इसी तरह से यादव ओबीसी मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बना। ये चलता रहा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं, वहां पर यूपी में जब चुनाव होते हैं तो सारे जातीय समीकरण एक तरह से ध्वस्त दिखाई देते हैं। उसके बाद एक नए नैरेटिव के आधार पे चुनाव यूपी में एक हवा शुरू होती है, वो है गरीब वर्सेस अमीर, यानी 80 वर्सेस 20। दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो इसको जब कम्युनल एंगल से, या आप ये कह दीजिए कि जब मजहबी चश्मे से देखते हैं तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात होती है। लेकिन इसमें गरीब वर्सेस अमीर एक बड़ा फैक्टर इसलिए रहा क्योंकि मुस्लिमों में भी गरीब थे, हिंदुओं में भी गरीब थे, और मुझे लग रहा है कि ये काम किया और 2017 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2022 आते आते फिर ये चेंज हो रहा है। अब क्या है, गरीब अमीर के साथ महिला फैक्टर ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। महिलावादी आबादी की बात होने लगती है। भले ही उस चुनाव में ज्यादा असर न किया हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मुद्दे को आके रखा, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया, उसमें 40% देने का वादा किया था, स्कूटी, वो बातें उस पैटर्न को सबने फॉलो किया एक बड़े तौर पे। और अब 2027 में जब चुनाव होगा तो इसमें जेनजी वर्सेस अदर होगा। बिल्कुल सर, जेनजी की जब बात होती है तो हमने अक्सर देखा है कि हमारे देश के जो युवा हैं, किसी भी देश के जो युवा जो है वो आधुनिकता को लेकर बहुत उसी की ओर बहुत उनका आकर्षण रहता है, चाहे वो बोलचाल की भाषा हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो पहनावा हो, तमाम चीज़ें जो हुई वो जो मॉडर्न चीज़ें होती हैं उसे लेकर वो काफ़ी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी, वो संतों की बात करते हैं, वो वेदों की बात करते हैं, वो हमारे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव हैं, विदेश से पढ़े हुए हैं। वो कभी कभार एक तरीके से उनके जो साथ के कई नेता हैं काफ़ी यूथ हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, जिसमें इकरा हसन जैसी नेता हैं जो भी विदेश से पढ़ के आई हैं। तो ऐसे में जैन जी किसकी ओर ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अखिलेश की ओर, समाजवादी पार्टी की ओर, या फिर एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जहां पर हिंदुत्व की बात जहां पर की जाती है, जहां पर भारत के अपने कल्चर की बात की जाती है, वेदों की बात की जाती है? अगर जेनजी को आप देखिए तो जेनजी किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो मैं कहूंगा कि जेनजी स्मार्टफोन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जेनजी का गुरु, गाइड, फिलोसफर सब स्मार्टफोन है, और बीजेपी ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा है। और आज की तारीख में बीजेपी की रणनीति कमोबेश यही बन रही है कि किस तरह से जेनजी से ज्यादा कनेक्ट किया जाए उनके माध्यम के जरिए, यानी इंस्टाग्राम के जरिए। एक अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो कितना जुड़ पाते हैं ये भी देखना होगा। जैन जी को एक्शन बहुत पसंद है, नेताओं का या लोगों का अपने बीच में आना बहुत पसंद है। अब अखिलेश यादव पिछले अगर देखा जाए तो फरवरी के आसपास में ये ऐसा हो रहा था कि पूरे यूपी की चक्कर लगाएंगे, देखेंगे। मान लीजिए कि अगर फरवरी में उन्होंने शुरू किया होता, अगर पूरे यूपी का दौरा और उन्होंने मुकम्मल दौरा बने अगर किया होता, तो आधी से तो ज्यादा विधानसभा सीटों में अब तक वो पहुंच गए होते। लेकिन कितनी विधानसभा सीटों में पहुंचे, ये समाजवादी पार्टी के नेता ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। दूसरा,
आज की राजनीति एक्शन की राजनीति है। जो युवा है या वोटर है वो चाहता है कि हमको डिलीवर करके दीजिए। क्या डिलीवर करके देंगे? तो विपक्ष में जो आदमी बैठा है उसको सत्ता पक्ष में बैठे आदमी से 200 गुना ज्यादा ताकत के साथ काम करना है। वहां पर भी उस मोर्चे पर देखें तो योगी आदित्यनाथ हर जिलेवार पहुंच जा रहे हैं। अभी पूर्वांचल में कुछ दिनों पहले भी पूरा उन्होंने डोरी, कहते हैं ना कि डंडा गाड़ के बैठ जाना, वहां था। पश्चिमी यूपी में भी तो दोहरा भी वही करते दिख रहे हैं। और बीजेपी के इसमें ठीक है, एक बात सही है कि जिस जो सत्ता में होता है उसके संसाधन होते हैं, चीजें होती हैं, वो आराम से पहुंच सकता है। जो विपक्ष में होता है उसके पास ये सब दिक्कतें रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप पब्लिक के बीच कितना जा रहे हैं, पब्लिक कनेक्ट कितना बना हुआ है। सिर्फ देखिए, मेला में बहुत से लोग जाते आते हैं, घूम फिर के निकल जाते हैं, लेकिन आप उस मेला के जरिए कितने लोगों से जुड़े, ये सवाल है। तो ये सवाल अखिलेश यादव के लिए भी उतना ही मौजूद है और ये मायावती जी के लिए भी उतना ही है, क्योंकि पब्लिक तो उसी को पसंद करती है जो उसके बीच जाता है। चाहे आप उसको क्या मतलब है कि आप सत्ता में है विपक्ष में है। अगर देखा जाए तो लोग तो ये हिसाब लगा रहे हैं ना कि अगर योगी आदित्यनाथ लंबे समय से अगर मुख्यमंत्री हैं तो हमको क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है मुफ्त का, एक बड़ा तबका है। भाई आपके वोट की कीमत, अगर किसी धन कुबेर है कोई या एक आम आदमी है, दोनों की वोट की कीमत तो एक ही है, वैल्यू बराबर है। तो ऐसे में एक आम आदमी सोच रहा है कि जो मुझसे वादा किया गया वो कितना पूरा हुआ। कहते हैं ना कि अगर आपने 100 वादा किया, 100 रुपए का वादा किया, अगर 25 रुपए भी खाते में जा रहे हैं या 50 जा रहे हैं तो कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो एक मौका मिल जाएगा तो आगे हम आ जाएगा तो कर लेंगे। बिल्कुल। जेएनजी के सवाल में तो सर जेएनजी के, हालांकि एनसी को लेकर जेएनजी के अलग मुद्दे, जेएनजी का मुद्दा अलग है। जेएनजी का मुद्दा है रोजगार का। आज की तारीख में सबसे बड़ा जेएनजी का मुद्दा है बिल्कुल ही कि किस तरह से एक जो जिस तरह की वो सोशल मीडिया पर नहीं कहेंगे रील में जैसी लाइफ देखता है वैसी लाइफ का जेएनजी का मुद्दा आज की तारीख में अगर देखा जाए, डिग्री लेकर के खाली हाथ घूम रहा है बाजार में, उसकी समझ में नहीं आ रहा है 13,000 की नौकरी करूं कि 15,000 की मुझे मिलेगी या अभी नहीं मिलेगी। तो जेएनजी अपना भविष्य जो है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो लेकिन सवाल है कि जो राजनीति में जो तबका जो वर्ग बैठे हुए, जो राजनेता बैठे हुए, उनके मुद्दों को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूं कि जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई है, जंतर मंतर पर जो दिखा, उसका साइड इफेक्ट यूपी चुनाव में बड़े पैमाने पे दिखना तय है। अब वो पॉजिटिव होगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में अक्सर जब कहीं भी चुनाव होते हैं तो पार्टियां ये अंदाजा लगाती हैं कि अर्बन इलाके हैं, ये रूरल इलाके हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स इस तरीके चलती है, रूरल की अलग चलती है, तो उसी तरीके से रणनीति बनती है। लेकिन जेएनजी को लेकर सब जितने भी लोग बातचीत करते हैं उन्हें एक ही माइंडसेट ना रहे कि जेएनजी पूरे भारत का एक जैसा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरे भारत का जेएनजी एक जैसा है। ग्रामीण इलाकों के अभी जो युवा हैं 20-22 साल के, उनका माइंडसेट अलग नजर आता है, और जो दिल्ली जैसे या फिर दिल्ली लखनऊ जैसे सिटीज में रहते हैं या नोएडा में रह रहे हैं, या तो जो शहरी इलाकों के बच्चे हैं उनका माइंडसेट अलग आता है। देखिए, इसको अलग अलग चश्मे से, अलग अलग दूरबीन से देखा और समझा जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में जो असली सच्चाई ये है कि जेएनजी की जो इच्छाएं हैं, जो सपने हैं, उसको आप किस तरह से एड्रेस करते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जेएनजी की जो समस्याएं हैं, जो जेएनजी की चाहते हैं, ख्वाहिशें, उसको पूरा करना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म में किसी भी सरकार को, किसी भी राजनीतिक दल को काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग अलग से किसी दिन एक दिन बैठ लेंगे और उस पर बहस करेंगे कि आखिर जेएनजी के रियल चैलेंजेस क्या है। अगर आज की तारीख में अगर हम लोग को कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों का मुद्दा कि ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे, तो ब्राह्मण भी हिसाब लगा रहे हैं कि हमें कहाँ जाने में फायदा है और कहाँ नुकसान है। और कई बार क्या होता है कि एक एक नैरेटिव बीच बीच में छोड़े जाते हैं, उन्हीं में विपक्ष फंसा रह जाता है, अपने कोर मुद्दों से भी भटक जाता है। अब ये देखना है कि 2027 यानी जो फरवरी और मार्च के बीच जो चुनाव होने हैं, जो अब तक के मुताबिक होने, वहां पर मुद्दा किस ओर आगे बढ़ता है, कौन फील्ड में यानी लोगों के बीच ज्यादा दिखता है। अखिलेश यादव किस तरीके से, किस तरह से, कहते हैं किस चुंबक से जेएनजी को अपनी ओर खींचते हैं, किस चुंबक से ब्राह्मण समुदाय को खींचते हैं। अखिलेश यादव को इस बात को बहुत ही क्लियरली समझना होगा कि अब लड़ाई 33% वोट के लिए नहीं है, अब 50% प्लस के लिए उनको फाइट करना होगा।
और 50, क्योंकि बीजेपी भी 50% प्लस की लड़ाई लड़ रही है। अब उसमें वो गठबंधन साझीदार कौन होंगे, जातियों का समीकरण कैसे होगा, वो आप जो हम लोगों ने अभी जो बात की कि चाहे उस उनका जो पीडीए है, उस पीडीए की परिभाषा कितनी बार बदलनी पड़ती है, कैसे उसको बदलनी पड़ती है, इन सारे संभावित समीकरणों पे काम करते हुए उनको आगे बढ़ना होगा। उसमें उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव, वो भी बहुत मुखर है, तो मुझे लग रहा है आधी आबादी को साधने में एक उनकी बड़ी भूमिका, और उसमें जो जेन जी है उसको भी साधने में वो एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ग्राउंड पर अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ये देख रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा मिल सकता है। अखिलेश यादव या अभी ये मान के चल रहे हैं कि जी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्हें बहुमत मिला, वो अभी लगातार उसकी जो रफ्तार है वो बनी रहेगी। अभी उनके दिमाग में तमाम चीजें हैं, लेकिन उन्हें ये भी एहसास है कि अगर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना है तो उसका पैटर्न लोकसभा से थोड़ा अलग होगा, और लोकसभा में जो लड़ाई लड़ी थी उसे विधानसभा में उसी लड़ाई का जो लोकसभा का रिजल्ट था वैसा ही रिजल्ट अगर विधानसभा में लाना है तो इस बार विधानसभा में ब्राह्मण वोट और उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपनी ओर खींचना बहुत जरूरी है। तभी अखिलेश यादव लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, और युवाओं के लिए वो जंतर मंतर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर जाते हैं और युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को लगातार एक्टिव रखते हैं। अब आपके लिए हम सवाल छोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण किस पार्टी की ओर जाएंगे? क्या वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, या फिर वो अखिलेश यादव के साथ आएंगे, या फिर वो मायावती के साथ? कमेंट कर जरूर बताएं। और लगातार हम आपके बीच उत्तर प्रदेश की बड़ी जो राजनीतिक खबरें होती हैं उसका विश्लेषण लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।